इस भाग में हम लोग चर्चा करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में तो पहले पढ़ा दिया गया था, लेकिन ये अपवर्तन के चैप्टर में फिर से आ जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी ये अपवर्तन की घटना से रिलेटेड ही है, ठीक है, लेकिन इसका एक खास नाम रखा गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन की घटना में हमने ये बताया था कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करता या जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और अपवर्तित किरण अभिलंब से कभी दूर हटती है तो कभी झुक जाती है। तो जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण जो अभिलंब है उसकी तरफ झुक जाती है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करे, तब उस केस में अपवर्तित किरण जो है अभिलंब से दूर हट जाती है, जैसे कि इस चित्र में हमने दिखाया है। तो नंबर 2 मतलब हमेशा जब भी मानते हैं सघन मानते हैं। नंबर 2 मीन्स सघन, नंबर 1 मीन्स विरल। तो सघन से विरल का ये केस लिया गया है। तो जैसे सघन से विरल में ये किरण जाती है तो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित, तो ये अभिलंब से थोड़ा सा दूर जाना चाहिए था, एकदम सीधा, लेकिन विचलित होता है, मार्ग से भटकता है, विचलित होता है, टेढ़ा होता है, तो ये दूर हट गया, अभिलंब से दूर चला गया। अब क्या होगा अगर ऐसा हो रहा है तो एंगल आई को किसी तरह से बढ़ाते चलें, यानी जो हमने यहाँ पर आपतित किरण को 30 डिग्री पे डाला हो, 30 से 40 कर दो, बढ़ाते चले। यानी हम जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, यानी आपतित किरण को थोड़ा टेढ़ा कर दिया गया है आपतन कोण का मान बढ़ाने के लिए, तो जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो ये अपवर्तन कोण, जिसको स्मॉल आर कहते हैं, अपवर्तन कोण का मान भी लगातार बढ़ने लगता है। तो आपतित कोण का मान बढ़ाओगे तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। तो जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा 30 है तो ये लगभग 40 मान सकते हैं, यहाँ पर मैंने 50-60 कर दिया तो ये 70-80 तक भाग गया होगा, ठीक है। तो जब ऐसा केस किया जाए, आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। अब एक ऐसा भी केस होगा, एक विशेष आपतन कोण के लिए ये बढ़ते बढ़ते बिल्कुल 90 डिग्री हो जाए, यानी एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान बिल्कुल 90 डिग्री हो जाता है। तो इस विशेष आपतन कोण को कहा जाता है क्रांतिक कोण। इस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है, क्रिटिकल एंगल इंग्लिश में कहते हैं, जिसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा भी इसी में मिल जाती है हमें। तो किसी भी माध्यम के लिए क्रांतिक कोण क्या, ये सघन माध्यम के लिए होगा हमेशा। तो जब भी सघन से विरल में प्रवेश करता है तो आपतन कोण का मान जैसे बढ़ाते हैं अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। उस विशेष आपतन कोण का मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए तो उसे नाम दिया गया है क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। अब क्या होगा अगर हम इस किरण को और टेढ़ा करना चाहें, जैसे हमने यहाँ और टेढ़ा कर दिया, यानी यहाँ पर जो हमने एंगल आई बनाया है ये क्रांतिक कोण से ज़्यादा कर दिया, क्रांतिक कोण से थोड़ा और ज़्यादा कर दिया जाए आपतन कोण का मान, तो ये 90 तो हो ही चुका है। अब क्या होगा, ये उसी सघन माध्यम में ही लौट आएगा, तो ये परावर्तन जैसा घटना हो गया, गया परावर्तित हो गया। यानी जब भी सघन से विरल में इंटर करता है प्रकाश की किरण और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अगर ज़्यादा कर दिया जाए तो जो अपवर्तित किरण है वो कभी भी दूसरे माध्यम में नहीं जा पाएगी, यानी नीचे वो नहीं जा पाएगी, वो उसी सघन माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाती है या परावर्तित हो जाती है। तो इस घटना को नाम दिया गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस घटना को नाम देते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा में क्या बताया जाएगा, ये कह सकते हैं कि जब भी कोई किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है और यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो तो किरण उसी सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है, और इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस तरह से ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को हमने इन चित्रों से समझाया। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 2 शर्त हैं। अगर कभी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराने इसका 2 कंडीशन है, बिना ये 2 शर्त के ये कभी नहीं होगा। तो 2 शर्तें इसके लिए हैं, कंडीशन है। तो पहला शर्त क्या होगा, पहला शर्त ये खुद है कि
पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब किरण सघन से विरल में प्रवेश करेगा। जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में चलेंगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घट सकता है, क्योंकि अगर हम विरल से सघन में करेंगे तो विरल से सघन में करने पर ये आर का मान तो छोटा होता है सदैव आई, यानी इसमें जब सघन से विरल में है तो ये मान बड़ा दिख रहा है, आर का मान बड़ा है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे विरल से सघन में कर दिया तो आर का मान छोटा होता है, तो आर का मान छोटा है तो कभी भी 90 तक पहुँच ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला शर्त कि प्रकाश की किरण सदैव सघन से विरल में जाएगा, पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ, लेकिन इसमें हो गया। तो इसमें क्या खास है कि आपतन कोण का मान सदैव क्रिटिकल कोण से बड़ा होगा, यानी जो हमारा क्रांतिक कोण है उससे ज़्यादा हो। तो ये दो शर्तें हैं, आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, और दूसरा कंडीशन क्या है, सघन से विरल में होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन, सघन से विरल में प्रवेश करना, साथ साथ आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई भी एक फेल हो गया तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हम नहीं समझ सकते। अब क्रांतिक कोण का यहाँ से एक सूत्र भी बना सकते हैं, चाहे तो हम इस तीसरे चित्र की सहायता से क्रांतिक कोण का एक फार्मूला बना सकते हैं। जैसे स्नेल का जो नियम था, स्नेल के नियमानुसार उनका नियम ये था कि साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2, ये फार्मूला होता है। लेकिन ये तब लगाएंगे जब 1 से 2 में प्रवेश करे, यानी विरल से सघन में प्रवेश करेगा तब ये फार्मूला होगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला तो नहीं होगा, यहाँ पर क्या है 2 से 1 में आ रहा है, यानी सघन से विरल में आ रहा है तो 2n1 लिखा जाएगा। और क्रांतिक कोण के कंडीशन में देखा जाए तो आई का मान c हो चुका है, ये आपतन कोण इस बार है, तीसरे चित्र में ये आपतन कोण का मान है, और अपवर्तन कोण का मान जो आर का मान दिख रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री हो चुका है। और साइन 90 का जो मान होता है, मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा इस सब चीज़ों को, साइन 90 का जो मान होता है वह होता है 1। तो इससे हो जाएगा साइन c बटा 1 बराबर 2n1, या साइन c बराबर 2n1 को अगर सीधा लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1/1n2, 1/1n2। जैसे अगर ये कहा जाए कि ऊपर का माध्यम कोई ठोस माध्यम है, जैसे हमने कहा कांच है, नीचे हवा है, ऊपर पानी है, नीचे हवा है, तो उस केस में हम जानते हैं कि किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष होगा या तो वायु के सापेक्ष मान सकते हैं। निरपेक्ष और वायु में चाल लगभग सेम होता है, तो वायु के सापेक्ष निकाला जाए वही हमारा होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा, माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक है वो यहाँ पर आ गया, 1n2 को कहा जाएगा माध्यम 2 का अपवर्तनांक। अगर ये दूसरा जो विरल माध्यम इसमें कौन हो, वायु हो, तब के लिए कंडीशन है। अदरवाइज साइन c का जो फार्मूला बनेगा 1/1n2 करते हैं। 2n1 को हमेशा याद रहे, 2n1 को लिखा जा सकता है 1/1n2। यानी अगर माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष निकालना है तो इसका उल्टा हो जाएगा, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, दोनों का संबंध आपस में व्युत्क्रम संबंध है। तो 1n2 इक्वल टू 1/2n1 लिख सकते हैं, या 2n1 बराबर 1/1n2 लिखा जा सकता है। तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण के लिए एक फार्मूला भी बन गया। तो ये था हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना और उसकी कुछ परिभाषाएं। इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कुछ उदाहरण जो डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं या महसूस करते होंगे, उनके बारे में पता चलेगा, जिसमें खासकर हीरे का चमकना होता है। ऐसे कुछ और भी उदाहरण हैं जिसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा किया जाएगा।